गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का जो वन संपदा था उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन्य प्राणी के बारे में कुछ जाना था और उसके जो वितरण है या फिर वन का जो वितरण है 5 प्रकार का होता है घनत्व के आधार पर, उसको हम लोगों ने देखा था। और आगे हम लोगों ने देखा प्रशासकीय दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है, ये चीज़ें हम लोगों ने। और थोड़ा सा वन संपदा का जो ह्रास हुआ है उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जो जीव हैं या फिर पादप जो हैं वो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण कैसे करना है। तो आज हम लोग संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से कुछ पादप हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पादप। इसके अलावा जीव जंतु के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे कि कौन से जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी हम देखेंगे कि जो वन्य जीव हैं उसका मानव यानी कि अगर हम बात करें तो मानव की किन कारणों से जो पादप है या फिर जीव हैं इनके आवासों का ह्रास हुआ है। ठीक है, आवास का यानी कि मनुष्य कौन कौन सी गतिविधियां करता है जिसके कारण पादपों का ह्रास हो जाता है। इसके अलावा हम लोग कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी जीव जंतु है जो संकट के कगार पर है या फिर वो विलुप्त हो गई है। इसके अलावा और थोड़ा सा हम लोग वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल हो गया, अभयारण्य हो गया और राष्ट्रीय उद्यान, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे, इसमें देखेंगे कि संरक्षण कैसे करना है, फिर पादप जीवों का जो आवास है उस पर मनुष्य कैसे अतिक्रमण कर रहा है, फिर संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसके बारे में, और फिर इनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा जैवमंडल, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये सब बनाए गए हैं, उनके बारे में हम आज लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और पूरे वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं वन्य संपदा तो वन्य जीवों का संरक्षण, कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे मानवीय क्रियाएं हो गया या फिर हस्तक्षेप हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। मनुष्य जो है जंगलों को काट दे रहा है जिससे उनको आवास नहीं मिल पा रहा है और उनका प्रजनन दर जो घट रहा है। यही वजह है कि उनकी जो आबादी है वो भी दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। सबसे इसमें मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वन का कमी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करेंगे तो इससे क्या होगा, जानवर जो है जीव जंतु हैं उनको आवास मिलेगा। क्योंकि आज भी आप देखते हैं पहले के समय में गौरैया चिड़ै होती थी, वो क्या करती थी, घरों में रहती थी। आजकल तो किसी घर में देखने को भी नहीं मिलता है कि वो कहाँ रहती है। इसके अलावा मनुष्य क्या करता है, कभी कभी फायदे के लिए, पैसे के पैसे कमाने के लिए क्या करता है, एकल वृक्ष, ठीक है, एकल वृक्ष यानी कि एक प्रकार के ही पेड़ लगा देते हैं। इससे क्या होता है, दूसरी प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने लगती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एक ही प्रकार के पेड़ों को बोएंगे, उसका संरक्षण करेंगे तो फिर दूसरी प्रजातियां तो खत्म होगी ही। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कारण बना है एकल वृक्ष, एक प्रकार के पेड़ लगाना। ये क्या है, ये दूसरे प्रकार के पेड़ों का विनाश का कारण बनता है। पेड़ लगाएं लेकिन हर एक प्रकार के पेड़ को लगाएं। सरकार जो है इस पर भी
आप लोगों को कई बार देखे होंगे कि सरकार जो है पैसा भी देती है, सब्सिडी वगैरह देती है कि आप क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आप अपने ही खेत में पेड़ लगाते हैं तो आपको महीना वाइज कुछ पैसे भी देती है पेड़ों के ऊपर। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो एक पेड़ जो होता है झाड़ी समझिए, झाड़ी है हिमालयी यव। ये हिमालयी यव है, ठीक है। ये चीड़ या फिर देवदार कहा जाए तो ये एक सदाबहार वन है। कैसा है? सदाबहार। यानी कि इसकी पत्तियां जो है कभी झड़ती नहीं है। ये सदाबहार वृक्ष है और इसको औषधीय पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औषधीय पौधा। औषधीय पौधा कहने का मतलब है इससे हमें औषधि प्राप्त होता है, यानी कि ये दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये यानी कि हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं साइड में यह पाया जाता है। इसकी जो छाल है या फिर पत्तियां है या फिर टहनियाँ है, समझिए कि सब उपयोगी है। छाल हो गया, पत्ती हो गया, टहनी हो गया, डाल, ये सारी चीज़ क्या होती है? उपयोगी होते हैं, क्योंकि टेक्सोल इसमें टेक्सोल नामक एक रसायन होता है। वो क्या करता है कि टेक्सोल नामक रसायन होता है जो कैंसर रोग के उपचार के लिए, देखिए आज के समय में सबसे बड़ा जो बीमारी है वो है कैंसर। क्या है? कैंसर। सबसे बड़ा बीमारी जो है वो है कैंसर। और उस कैंसर के रोग के उपचार के लिए ये हिमालयी यव का उपयोग किया जाता है। लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल इतना ज़्यादा इस पेड़ का उपयोग कर लिया जा रहा है, इतना ज़्यादा पेड़ उपयोग किया जा रहा है कि ये भी खत्म होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इसको आदमी लगाता नहीं है, जो मिलता है उसे ही तोड़ लेता है। तो इस तरह से ये जो पेड़ है वो खत्म हो रहे हैं। ये बोर्ड के आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि टेक्सोल नामक जो रसायन है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेक्सोल नामक रसायन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भोजन सुरक्षा, आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार, ये सब बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि मांसाहारी लोग क्या करते हैं? जानवरों को मार देते हैं। सबसे बड़ा समस्या है मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या करते हैं? ये जानवरों को मार देते हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं कि शिकार करते हैं। क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। शिकार से क्या होता है? जानवरों को मार देते हैं, वो भी विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा पैसे के लिए कभी कभी क्या किया जाता है? जानवरों को पकड़ के बेच दिया जाता है। उसका खाल निकाल लिया जाता है, हड्डी निकाल दिया जाता है, दांत निकाल लिया, तो सब उसको बेच दिया जाता है पैसे के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है उनके हरास का। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणियों की उपजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो अपने देश में लगभग 81,000 ये वन्य प्राणी की प्रजातियां पाई जाती है, 81,000। इसके अलावा अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो लगभग 47,000 जो है वो वनस्पति पाई जाती है। 47,000 वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है। और लगभग इसमें से अगर हम बात करें तो 15,000, ये जो वनस्पति है 47,000, इसमें से 15,000 जो है वो सिर्फ भारत में पाई जाती है। कहाँ की है ये? इसकी उत्पत्ति जो है
वो भारत है। यानी कि भारतीय मूल की 15,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की वो पाई जाती है। तो हम अगर कहें तो जैव विविधता के मामले में भारत जो है बहुत धनी है। जैव विविधता के मामले में भारत जो है बहुत धनी है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधताएं पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कुछ विलुप्त होने वाले प्राणियों के बारे में। तो विलुप्त होने वाले प्राणियों की अगर हम बात करें तो अभी आज से 4-5 साल पहले की बात करते हैं कि चीता लाया गया था भारत में। अब समझिए कि भारत में चीता खत्म हो गया था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय जो जानवर मर जाते थे उसको कहीं दूर ले जा करके फेंक दिया जाता था, तो उसको खाने के लिए गिद्ध आते थे। अब कहीं गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ये गिद्ध क्या करते थे, जो भी मरे हुए जानवर होते थे उनको खा लेते थे, तो सड़ने से बच जाता था। नहीं तो अब आज के समय में अगर उसको फेंक दिया जाए तो सड़ जाएगा, उससे बीमारी उत्पन्न होगी। लेकिन उस समय क्या होते थे, ये सब होते थे और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी होते थे, मनुष्य के लिए भी ज़रूरी होते थे। लेकिन मनुष्य क्या किया कि इतना हस्तक्षेप किया इन सब के बारे में, इन सब के लिए, कि इनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई। कई तो ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जिसमें से कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ प्रजातियां हैं। ये लाल पांडा है, ये लाल पांडा है। इसको आप लोग देखिए, ये जो लाल पांडा है ये भी खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा ये है ड्यूगांग, ये भी जलीय जीव है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। ये हवासील है, ये भी खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा इसको देखें तो ये सारंग है। हाँ, ये आप देखिए, ये क्या है, यही है हिमालयी यव। ये क्या है, यही है हिमालयी यव। ये हिमालयी यव है। ये है ब्लैक बग, कृष्णा सार ब्लैक बग है। ये है अनूप मृग। क्या है, अनूप मृग है। तो और ये हवासील है। तो नहीं, हवासील ये है ड्यूगोंग, ये है। तो ये जो आप इसमें ये सब जो, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये सारे जीवों को आप देख रहे हैं, ये सब विलुप्त होने के कगार पर। इसमें इसमें तो कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्या करें, इसका हम संरक्षण करें, बचाव करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे फायदा हो, देख सके कि कौन कौन से जीव रहते थे। नहीं तो अ, एक पीढ़ी के बाद पता नहीं चलेगा कि किसी को कि ये सब जीव ही हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मानवीय प्रभाव का है। मानव जो है इतना हस्तक्षेप करता है कि इनके जो अधिवास है, आवास है, उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और जिसके कारण ये जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई या फिर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते इनके आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इनका ह्रास होते जा रहा है। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। कितने कारण हैं? 3 प्रमुख कारण हैं जिसके चलते वन्य जीवों के आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसमें हम लोग पहला देखते हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। क्या है? प्राकृतिक आवासों का
अतिक्रमण। देखिए, अब इसमें क्या होता है, प्राकृतिक आवास, यानी कि प्राकृतिक आवास क्या होगा, वन होगा, जंगल होगा, जो प्रकृति के द्वारा अपने से उपजा हो, उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप न हो। तो प्राकृतिक आवास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वन जंगल वही सब आते हैं। इसके अलावा इसमें नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, वन, जंगल, नदी हो गया, तालाब हो गया, इसके अलावा वेटलैंड हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ये क्या है, ये सब प्राकृतिक आवास के अंतर्गत आते हैं। ये मनुष्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता या फिर मनुष्य के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे वन हो गया, उसको काटना, जंगल से लकड़ी काटना, नदी हो गया, नदी को देख रहे हैं कि इतना प्रदूषित कर दिया जा रहा है कि इसके जो जीव है वो भी मर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ को तोड़ करके उसको क्या बना दिया जा रहा है, छोटा छोटा उसको गिट्टी बना दिया जा रहा है, घर के उद्योग कल कारखाने में प्रयोग हो जा रहा है। तालाब है, इसका पानी देख रहा है कि सूख जा रहा है। वेटलैंड है, इस पर भी अतिक्रमण कर दे रहा है। इससे क्या हुआ है, प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, विकास के नाम पर औद्योगिक विकास, औद्योगिक औद्योगिक विकास, यानी कि कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए शहरीकरण, और बड़ी एक समस्या है शहरीकरण। शहरीकरण के नाम पर भी क्या कर दिया जाए, शहर बसाया जाएगा नया। उसमें क्या किया जाए, जितना पुराना चीज़ रहे खत्म कर दिया जाएगा, कितना तालाब है उसको भर दिया जा रहा है, इसके अलावा जो जंगल है उसको काट दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो रहे हैं। और जब आवास ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनको तो चाहिए कैसा, प्राकृतिक आवास, जिसमें वो क्या कर सके, प्रजनन कर सके और अपनी संख्या को वृद्धि कर सके। लेकिन उनको प्राकृतिक आवास मिल नहीं रहा है, जिसके चलते प्रजनन की जो दर है वो कम हो गई है और जो जानवर है वो विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रदूषण जनित समस्या। दूसरा क्या है, प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण भी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रकार से जो जीव जंतु हैं उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। जैसे प्रदूषण के कारण क्या होता है, कभी कभी अम्ल वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा होती है। इसके अलावा पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या होती है, सीधे जमीन पर आ जा रही हैं। इसके अलावा हरित गृह प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ जा रही है। और आजकल वाहन भी प्रयोग हो रहे हैं, उनसे जो निकलने वाला धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। CO2 हो गया, CO हो गया, ये तो और खतरनाक है, SO2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो इनका जो जीवन चक्र है, पादप हो गया, जीव हो गया, जंतु हो गया, ठीक है, इनका जो जीवन चक्र है वो बहुत ही कम हो गया है। बहुत कम, बहुत कम हो गया है। जो जीव 10 साल 20 साल जीते थे वो 5 साल 10 साल में ही मर जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत तो ऐसे बीमारी के चलते मर जा रहे हैं।
ये सब क्या है, ये सब का मुख्य कारण प्रदूषण ही है। अगर हम इसके तीसरे कारण की बात करते हैं तो वो है आर्थिक लाभ। क्या है? आर्थिक लाभ। देखिए आर्थिक लाभ भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है आज के समय में, क्योंकि पैसे के लिए बहुत सारे जानवरों को मार दिया जा रहा है, पकड़ के बेच दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें रंग बिरंगी तितलियां हो गई, चाहे मेढक हो गए, मेढक को भी आजकल मेडिकल में उपयोग होता है, प्रैक्टिकल वगैरह दिखाने के लिए। पक्षी हो गए, जंगली जानवर, कछुआ, तोता, छोटे छोटे जो पक्षी है उसको पिंजरा में कैद कर दिया जा रहा है। तो बताइए कि जो उसको आवास, प्राकृतिक आवास जंगलों में जो मिलता है वो पिंजरा में मिल पाएगा, वृद्धि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसी को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, काला बाजारी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? काला बाजारी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि देश में ही उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देशों में ऐसे उसका व्यापार किया जा रहा है, जिससे क्या हो गया है, जो वन्य जीव हैं उनके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो गई है और धीरे धीरे बहुत से ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जो भी कुछ बचे हुए हैं वो भी विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। 2 4 10 20 साल में विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। चाहे मनुष्य हो चाहे सरकार हो, सबके लिए क्या करना चाहिए, उसको रोकथाम करना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में तो बहुत हद तक क्या किया जाता है, इसका कुछ संरक्षण भी किया जाता है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देखते होंगे धार्मिक कार्यों में, कहाँ, धार्मिक कार्यों में क्या किया जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जैसे आप देखे होंगे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, जैसे केला हो गया, आम हो गया, नीम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वृक्ष, जैसे अशोक का पेड़ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे, तुलसी का हो गया, बेल हो गया, चंदन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो क्या हुआ जाता है, धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए भारत में देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ों का संरक्षण हो जाता है, उसको आदमी नहीं काटता है और वो क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो भारत में तो बहुत हद तक ठीक भी है। अब दूसरे देशों में तो पेड़ पौधों को लेकर के पूजा वूजा होता नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काट दिए जाते हैं। भारत में तो इसका बहुत पूजा पाठ के चलते, धार्मिक कार्यों के चलते इसका संरक्षण भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इस संरक्षण की बात करते हैं तो आज के समय में तो सरकार के द्वारा काम चलाए ही जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में भी हम देखते हैं, मौर्य वंश के समय अशोक के द्वारा, प्राचीन काल में अ, अशोक के द्वारा क्या किया गया था, उस समय इसके संरक्षण की बात कही गई थी। मध्यकाल में अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा, मुगल साम्राज्य जहांगीर के द्वारा, ठीक है, कुछ मुगल शासकों के द्वारा भी संरक्षण की जो ये लोग लेख अभिलेख लिखते थे, तो उससे पता चलता है कि ये लोग भी संरक्षण के लिए कार्य किए हैं। ठीक है। और अशोक की बात करें तो ये मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबके लिए, पशु पक्षी के लिए तो ये तो चिकित्सा का भी व्यवस्था किए थे। तो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, तो इसमें भी क्या किया गया है, संरक्षण की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही अगर हम बात करें वर्तमान समय में संरक्षण की,
तो वर्तमान समय में वन्य संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे जो प्राणी संकट की कगार पर है उसका सूची बनाया जा रहा है। जैसे जो क्या है, संकट के कगार पर है, ठीक है, जो संकट के कगार पर है उसकी क्या बनाई जा रही है, सूची बनाई जा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की जो सूची जिस बुक में रहती है उसको कहा जाता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रेड डेटा बुक क्या है। तो इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन्हीं का इसमें क्या बनाया जाता है, सूची रहता है, ताकि सरकार जो है उसके लिए कुछ कार्यक्रम तैयार कर सके। इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो संकटग्रस्त जो पौधे होते हैं, यानी कि वो भी पौधे खत्म होने के कगार पर हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा बुक है, तो उसके लिए है ग्रीन बुक। जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक, पौधों के लिए ग्रीन बुक। और जो रेयर पौधे, असाधारण पौधे, यानी कि वो कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है, जो कहीं कहीं पौधे मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, असाधारण पौधा। क्या कहा जाता है, असाधारण पौधा। अंग्रेजी में रेयर प्लांट भी उनको कहा जाता है। तो ये जो रीड डाटा बुक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो कौन से जीव जंतु जो है वो संकट के यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसमें कौन सी प्रजातियां जो है पौधे की वो खत्म होने के कगार पर है, उसको ग्रीन बुक में रखा जाता है। और जो असाधारण यानी कि वैसे पौधे जो कहीं कहीं मिलते हैं उनको असाधारण पौधा कहा जाता है, रेयर प्लांट की गिनती में रखा जाता है। रेड डाटा बुक में अभी हम बता रहे थे, इसमें विलुप्त होने के खतरे से अवगत करा दिया जाता है कि ये जो जीव जंतु है वो खतरे के निशान के पास पहुंच गए, यानी कि इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वही रेड डाटा सूची एक तैयार होता है, उसको बुक में लिखा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1970 में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तथा वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, ये जो है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान, ये जो है कहाँ है, ये तो देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून, ये कहाँ है, देहरादून में है। तो इसी के द्वारा यह रीड डाटा जो सूची है वो तैयार किया गया, जो आज के समय में भी उसमें क्या किया जाता है, वही जो विलुप्त होने वाले जो प्राणी हैं उनका सूची उसमें रहता है। अगर हम आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है, ये दो चीज़ है, एक है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसने क्या किया है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस संस्था ने प्राणी की जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणी, यानी बहुत सारी कोई भागों में बांट दिया है। जैसे कि अगर हम बात अभी हम बता रहे थे कौन सी चीज, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये दो संघ है। ये क्या करते हैं, तो जो भी पौधे हैं या फिर प्राणी हैं तो उसकी प्रजातियों को ये लोग
क्या किए हैं, चिन्हित किए हैं। सबसे पहले तो जो पौधे हैं और क्या है, पौधों और प्राणी, इन दोनों को क्या किया है, इन लोगों ने संघ ने चिन्हित किया है। चिन्हित किया है और इसको कई भागों में विभाजित किया गया है ताकि क्या किया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। तो कितने भागों में चिन्हित किया गया है देखते हैं। सबसे पहले है सामान्य जातियाँ। एक नंबर में अगर हम देखते हैं क्या है, सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ क्या है, जिनको जीवित रहने के लिए सामान्य अवस्था चाहिए। ठीक है, कैसा अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, सामान्य परिस्थिति चाहिए, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, सामान्य पशु पक्षी की बात हो रहा है। सामान्य पशु पक्षी जैसे और पादप हो गए, यानी कि पेड़ पौधे हो गए। तो सामान्य अगर परिस्थिति में वो रह जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सामान्य जातियाँ कहलाएंगे। दूसरा जो है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ क्या हैं, जिन पर खतरा है। किस प्रकार का खतरा, लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, जिन पर लुप्त होने का खतरा है और इनकी जो परिस्थितियां है वो विषम हो गई, यानी कि पहले जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो कम हो गई है और अभी भी परिस्थितियां सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये क्या होगा, इन प्रजातियों का जो प्रजनन दर है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ये कुछ सालों में विलुप्त भी हो सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो काला हिरण हो गया, अभी हम दिखाए भी थे, काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, जंगली गधा, गेंडा, बंदर, मणिपुरी हिरण, ये सब क्या है, खत्म होने के, इन पर संकट मंडरा रहा है। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ हो गया, जंगली गधा, ये घोड़े और गधे के बीच की प्रजाति, यहाँ पर उसको खच्चर कहा जाता है। इसके अलावा गेंडा हो गया, बंदर हो गया, मणिपुरी हिरण हो गया, ये सब क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए क्या करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद से एक और देखते हैं, अगला जो है वो है सुभेद जातियाँ। कैसी जातियाँ, तीसरा जो है वो है सुभेद जातियाँ। ये क्या है, तो इसके अंतर्गत वैसे जीव को रखा गया है जिनकी संख्या जो है वो क्या हो रही है, संख्या घट रही है। ठीक है, जिनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है, घटी मतलब एकदम कम नहीं हो गई है, क्या हो रही है, जिनकी संख्या घट रही है। और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या होगा, आने वाले कुछ समय में इन पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगेगा। इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो नीली भेड़ है। कैसी है, नीली भेड़ हो गया, हाथी हो गया, एशियाई हाथी हो गया, डॉल्फिन हो गया, गंगा की जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन है ये भी
इनकी भी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही है, तो इन पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला जो है वो है दुर्लभ जातियाँ। कौन सी जातियाँ हैं बाबू? दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ क्या है? तो वैसी जातियाँ जो क्या है, बहुत कम, क्या है, बहुत कम, यानी कि ये जो सुभेद हैं इससे भी कम है, सुभेद हो रही है या फिर एकदम कम हो गई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ जातियों में रखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो गई है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम हो गई है इनकी संख्या, तो इसको किस में रखा गया है, दुर्लभ प्रजातियां में रखा गया है। ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जातियों की सूची में आ जाएगी। ठीक है, तो दुर्लभ जातियां जो हैं इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगला जो है वो है स्थानिक जातियां। क्या है, स्थानिक जातियां। ये क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसी विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। कहाँ, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली क्या है, ये जातियां। जैसे अगर हम इसमें बात करें अंडमानी टील, जैसे अंडमानी टील, अब नाम से ही पता चल रहा है अंडमानी, तो ये कहाँ पाया जाएगा, अंडमान निकोबार में ही पाया जाएगा। इसके अलावा निकोबारी कबूतर, क्या है, निकोबारी कबूतर, इसके नाम से भी पता चल रहा है कहाँ पाया जाता होगा, निकोबार में पाया जाता होगा। इसके अलावा अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी जो है जंगली सुअर, अब बताइए ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये जो सुअर है जंगली सुअर कहाँ पाया जाएगा, तो अंडमान ही चुकी है तो अंडमान में ही पाया जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल के मिथुन सांड है, बैल, बैल की ही प्रजाति है, सांड है, तो इसको स्थानीय प्रजाति में अरुणाचल प्रदेश का है तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। तो इस तरह से जो भी है, जो प्रजातियां हैं ये विशेष स्थान पर पाई जाती है, अगर इस पर भी ध्यान न दिए जाए तो उस क्षेत्र में भी ये नहीं पाई जाएंगी, तो और भी दिक्कत है। और अगला जो है अंतिम है, ये था 5 और ये हो गया 6, 6 प्रकार की बांटा गया था 6 भागों में। और अगला है लुप्त प्रजातियां। क्या है, लुप्त प्रजातियां। ठीक है, लुप्त प्रजातियां किसके अंतर्गत आएंगी, तो लुप्त प्रजातियां में जो लुप्त हो गई हैं, यानी कि इनके आवास पर खोज किया गया तो कहीं नहीं मिला, इनके जो आवास है, इनका जो आवास है वो क्या हुआ है, खत्म हो गया है, आवास जो है वो
खत्म हो गया है। अब जब आवासें खत्म हो गया तो वो कहाँ पाई जाएगी? नहीं पाई जाएंगी। इनके स्थानीय क्षेत्र हो गया, प्रदेश हो गया, देश, महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से ये क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। ये लुप्त नहीं, समझिए तो ये विलुप्त हो गई है। तो इनको कहाँ रखा जाएगा? इसी में रखा जाएगा। जैसे एशियाई चीता, एशिया के चीता खत्म हो गए। गुलाबी सर वाली एक बतख थी जिसका सिर क्या होता था? गुलाबी होता था। गुलाबी सर वाली बत्तख, ये क्या हो गया? इसका सर जो है वो गुलाबी होता था, ये भी खत्म हो गया। इसके अलावा डोडो पक्षी है। डोडो तो आप लोग नाम सुने होंगे। डोडो पक्षी जो है वो भी खत्म हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो डोडो पक्षी था, उसका जो मांस होता था बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए लोग उसको मार के खा गए। उसकी प्रजातियां खत्म हो गई। तो ये सारे कारण हैं जो वन्य जीव, प्राणी, पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। तो इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय होता है, उसके द्वारा संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, ठीक है, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कितने कार्यक्रम? अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो जीव है, वन्य जीव है, इनको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी हमने बताया अभी पिछला जो टॉपिक चल रहा था उसमें कि इनका आवास ही खत्म हो जा रहा है। जब आवास ही नहीं मिलेगा, प्रतिकूल इन लोगों का अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेगी, तो इनका प्रजनन होगा ही नहीं। इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, इनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। इनका जो देखा जा रहा है कि कौन से जीव हैं किस प्रकार के आवास में, माहौल में रह सकते हैं, वैसे जगहों पर उनको रखा जा रहा है। इसके अलावा इस जो प्रयास किया जा रहा है प्राकृतिक आवास में रखने का, इनको कौन सा प्रयास कहा जाता है? इन सीटू, इन सीटू, यानी कि प्राकृतिक आवास में इनको रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसको इन सीटू प्रयास कहा जा रहा है। कौन सा प्रयास? इन सीटू प्रयास। इसके अलावा कृत्रिम रूप से आवासीय संरक्षण, यानी कि कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा वैसा आवास तैयार किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है वैसा आवास, और वहाँ पर क्या किया जा रहा है? इनको रखा जा रहा है। जो भी विलुप्त होने का खतरा है वो बचा जा सके उससे। तो जो देखिए, जो प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षित किया जा रहा है उसको इन सीटू कहा जा रहा है, और जो कृत्रिम आवास बनाया जा रहा है उसे क्या कहा जा रहा है? एक्स सीटू, एक्स सीटू। ठीक है, ये प्राकृतिक आवास हो गया, ये कृत्रिम आवास हो गया। तो ये प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए
इसको संरक्षित क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, किसमें बांटा गया है? तो इसको संरक्षित क्षेत्रों में बांटा गया है। कैसे क्षेत्रों में? तो संरक्षित क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों में क्यों बांटा गया है? ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। अब संरक्षित करने के लिए कितने भागों में इसको बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है? दूसरा है वो है बिहार। बिहार, या फिर इसको हम अभयारण्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभयारण्य। और तीसरा जो है वो है जैवमंडल। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बिहार या अभयारण्य, और तीसरा है जैवमंडल। ये 3 भागों में बांट दिया गया है। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पहला है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान ये जो बनाया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में इनका वृद्धि, प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बाहरी का, चाहे वो कोई भी हो, हस्तक्षेप जो है एकदम वर्जित होता है। हस्तक्षेप जो है क्या होता है? वर्जित होता है। यानी कि आप इसमें नहीं जा सकते हैं, ना ही आप इसमें लकड़ी काट सकते हैं, ना ही मवेशी को चरा सकते हैं, ना ही इसमें आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो बाहरी हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित रहता है। इसके अलावा हमारे देश में जो इसकी संख्या है वो है 85। कितना है? संख्या कितना है? वो है 85। कितनी संख्या है? राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। दूसरा है बिहार या अभयारण्य। दूसरा हम लोग देखते हैं वो क्या है? बिहार, बिहार क्षेत्र या अभयारण्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यह जो है बिहार या अभयारण्य, ये एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीव है वो सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यानी कि क्या कहा जाए, निर्भीक होकर के, बिना डर के। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसमें रहते हैं। एक और चीज़ है कि इस क्षेत्र में मनुष्य को थोड़ा सा आज़ादी दिया जाता है। ठीक है, मनुष्य को थोड़ा सा इसमें आज़ादी दिया जाता है, जैसे कि कृषि कार्य करना। कौन कौन सी आज़ादी है? जैसे कृषि कर सकते हैं, वन उत्पादन, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, इस सब को एकत्र कर सकते हैं। और वो भी कितना दूर तक? तो सीमित दूर तक। कितना दूर तक? सीमित छूट होती है। यानी कि छूट होती है लेकिन सीमित छूट होती है, बहुत ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता है। नहीं तो फिर छूट दिया जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य जो है मनमाना करने लगेगा और धीरे धीरे वो भी जो जंगल है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सीमित छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई पेड़ काट दिया जाए और उस पर कोई चिड़िया घोंसला बनाई है तो वो भी दिक्कत है। तो
जैसे घोंसला बनाना, या फिर कोई जोड़ा है, मेल और फीमेल है, उसमें से एगो को मार दिया गया, वो भी। बच्चे, यानी कि उसके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं पशु के, उनको पकड़ करके लाना, ये सारे क्या है, मना किया गया है। इसमें आप उनके घोंसला नहीं तोड़ सकते हैं, जोड़ा में से किसी एक को नहीं मार सकते हैं, उसके किसी जीव के बच्चे या फिर उसके अंडा को आप बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आपको सीमित छूट दिया गया है। अगर इनके संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो भारत में है बहुत ज़्यादा है। कितना है, 448 है। कितना है, 448 है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 2-3 जगह है जो इस सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन सा वो जगह है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार में बेगूसराय है, बेगूसराय है। बेगूसराय में क्या है, तो कांवर झील है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। इसके अलावा कुशेश्वर के बारे में भी पूछा गया है। कुशेश्वर कहाँ है, तो ये है दरभंगा में। कहाँ है, दरभंगा में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। कुशेश्वर कहाँ है, तो दरभंगा में है। ठीक है, एक और चीज़ है, बिहार में पूछता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो वो भी पटना में है, बिहार में ही है। कई बार वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो बिहार या क्षेत्र या फिर अभ्यारण्य की संख्या कितना है, 448। इसमें मनुष्य को सीमित छूट होती है, पूरा छूट नहीं दिया जाता है, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरा विनाश कर देंगे। इसमें आपको कृषि, फल फूल के जो उत्पादन है वो चीज़ आपको लेने की छूट होती है। सीमित क्षेत्र में आप कृषि भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं कर सकते हैं। इसकी संख्या कितना है, 448 है। और जो तीसरा है वो है जैवमंडल। उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है, जैवमंडल। ठीक है, क्या है, जैवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या होता है, इनकी संख्या भारत में 18 है, लेकिन आप लोगों का जो बुक है, बिहार बोर्ड का जो बुक है, उसमें कितना दिया है, 14 ही दिया है। और एग्ज़ाम में भी वही पूछता है, 14 ही पूछता है, लेकिन आप लोगों को 18 है तो 18 जान लेना चाहिए। विश्व की अगर बात करें तो लगभग 250 250 के आसपास, लगभग 250 के आसपास पूरे विश्व में जैवमंडल हैं। आपके जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें दिया है 243, तो बहुत बड़ा भी है। ठीक है, तो पूरे विश्व में लगभग 250 के आसपास हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितना है, 18 है, और बिहार बोर्ड के बुक के अनुसार 14 है। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसकी एक सूची दिया हुआ है, इसका सूची है। अगर हम बात करें तो 18 की, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बाकी अ, 1 नंबर पे नंदा देवी, दूसरा है नोकरेक, तीसरा है मानस, चौथा है
टीबू साइकोवा। पांचवा है देहांग देवांग। छठा है सुंदरबन। सातवां जो है मन्नार की खाड़ी। आठवां जो है नीलगिरी। अगर हम इसके स्थान की बात करें कौन कौन कहाँ है, तो नंदा देवी जो है ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नोकरेक कहाँ है? तो ये है मेघालय में। मानस कहाँ है? तो ये है असम में। टीबू साइकोवा कहाँ है? तो ये है आपका असम में है। देहांग देवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन ये आपका पश्चिम बंगाल है। मन्नार की खाड़ी है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के सबसे दक्षिणतम और श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो ये तीन राज्य जहाँ पर मिलते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों जहाँ मिलते हैं, जैसे कि ये हमारे भारत का ये दक्षिण नीचे वाला भाग है, तो इधर से आता है पश्चिमी घाट और इधर से आता है पूर्वी घाट। ये थोड़ा सा टूटा फूटा है और ये दोनों आकर के यहीं पर मिलता है। यही है नीलगिरी की पहाड़ी। तो इधर से इधर केरल है, ये कर्नाटक है और इधर क्या है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर तीनों राज्य मिलते हैं, तो ये तीनों राज्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? नीलगिरी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 9 नंबर है ग्रेट निकोबार। 10 नंबर है सिमलीपाल। 11 नंबर है कंचनजंगा। 12 नंबर है पंचमढ़ी। 13 नंबर है अगस्त मलाई। 14 नंबर है अचानक मार अमरकंटक। इसके अलावा ये आपके बिहार बोर्ड के बुक में 14 ही दिया है, लेकिन हमने बताया कि 18 है। तो
तो ये आपका ग्रेट निकोबार कहाँ है? निकोबार में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी में है। अगस्तमालाई कहाँ है? केरल में है। ये अचानकमार कमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश में। कॉक्सकरण कहाँ है? गुजरात में। पन्ना कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका 18 जैवमंडल था। इसके आगे हम लोगों को अब देखना है कि पादप यानी कि जैव विविधता के बारे में हम लोगों को देखना है कि जैव विविधता क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है कहाँ, और कुछ लोगों के द्वारा परियोजना थी, जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया, बाघ परियोजना हो गया, तो इनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।